सो कंपनी आखिर बेची क्यों? क्या कंपनी के लॉसेस इतने ज्यादा थे कि रमेश चौहान सर खुद हैंडल नहीं कर पाते थे इसे, या फिर शायद बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का मैनिपुलेशन था? बिस्लरी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, कैन यू इमेजिन? फिर भी उनकी खुद की डॉटर इस कंपनी को लेने के लिए रेडी क्यों नहीं? ये इनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है या फिर इनकी आदत है कंपनीज को बेच देना बड़ी बड़ी बना के? ये सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में क्लियर करेंगे इस केस स्टडी के थ्रू। बाय प्रोफेशन में 4 साल से एक टेक्नोलॉजीज कंसल्टेंट एंड एन MBA इन सेल्स एंड मार्केटिंग। हम सबने अभी तक ये न्यूज तो पढ़ी लिए होंगे कि बिस्लरी को खरीद रहा है टाटा। हम सबको पता है कि अभी तक टाटा ने नमक तो सबको अच्छे से बेचा ही है, अब साथ साथ में वो पानी भी हम तक पहुंचाने वाले बिस्लरी के थ्रू। ये शुरुआत हुई थी 1940s के बाद जब इंडिया आजाद हुआ था। लेकिन उस स्टोरी में जाने से पहले आज का केस थोड़ा क्लियर आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज, बिस्लरी कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, इनफैक्ट वो बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी है। 2020 और 2021 में बिस्लरी ने 90 to 100 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट नोट किया है और आने वाले साल में 2023 में कंपनी 220 करोड़ का प्रॉफिट फाइल करने वाली है। सो रमेश चौहान सर का बहुत एक क्लियर स्टेटमेंट था इस बारे में कि वो इस कंपनी को फिजिकली चलाने के लिए कैपेबल नहीं है क्योंकि वो अभी 82 ईयर्स ओल्ड है और उनकी जो डॉटर है जयंती चौहान, वो इस कंपनी को लेने के लिए अभी रेडी नहीं है या फिर उनको इस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। अभी जो कंपनी का करंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो पूरा का पूरा कंटिन्यू करेगा अगले 2 साल के लिए और ये पूरे 2 साल में इस बड़ी कंपनी को टाटा धीरे धीरे ओवरटेक करता रहेगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली, और फिर वो चाहेंगे तो मैनेजमेंट को शफल डाउन कर सकते। इनफैक्ट रमेश जी तो जरा सा भी अपना स्टेक नहीं रखने वाले बिस्लरी में, वो पूरा का पूरा 100% ऑफ द कंपनी, उसके शेयर सब कुछ दे देने वाले हैं और उसमें से जो पैसे आने वाले हैं वो पूरा का पूरा यूज करने वाले हार्वेस्टिंग, चैरिटी और सोशल कॉजेस के लिए। तो ये तो हमें पता चल गया कि बिस्लरी क्यों बेची जा रही है, किस कारणों से बेची जा रही है, किस कीमत पे बेची जा रही है, किससे बेची जा रही है। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा, हमें ये एनालाइज करने पड़ेगा कि रमेश चौहान सर का पूरा पोर्टफोलियो, पूरी लाइफ कैसी रही। और ये समझने का एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग कोला वॉर्स भी छुपी हुई है। आपको पता नहीं होगा, कोका कोला और पेप्सी जैसी चीजों की भी बात आएगी क्योंकि आपको मैं एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताने वाला हूँ इस आगे वीडियो में। अगर नेक्स्ट टाइम जब आप बिस्लरी बाय कर रहे हैं तो मेक श्योर करिए उसका लेवल पड़े, वहां पे आपको कहीं पे पार्ले लिखा हुआ मिलेगा। यस, तो फिर रमेश चौहान जी पार्ले से कैसे कनेक्टेड है मैं ये भी आपको बताता हूँ। सो पार्ले फैमिली ने फाउंड की थी पार्ले कंपनी 1929 में। कहाँ पे? विले पार्ले में, मुंबई में। 1947 में जब हमारे देश को आजादी मिली तो हमें सिर्फ आजादी नहीं मिली थी, हमें एक अमेजिंग बिस्किट ब्रांड भी मिली जो थी पार्ले। ओरिजिनल पार्ले कंपनी जो थी उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, पार्ले प्रोडक्ट्स, पार्ले एग्रो और पार्ले बिस्लरी। पार्ले प्रोडक्ट्स को विजय और राज, ये दोनों नाम के भाई हैंडल कर रहे थे, जिसमें मोस्टली पार्ले जी, 2020, मैजिक्स, ये सारे बिस्किट्स और टॉफीज जो आपने पॉपिंस नाम के सुने होंगे, मैंगो बाइट नाम के सुने होंगे, ये सारे फॉल करते थे। पार्ले एग्रो प्रकाश चौहान और उनकी डॉटर्स चलाते थे। पार्ले एग्रो आपने ज्यादातर पढ़ा होगा एप्पी और फ्रूटी के पीछे, करेक्ट। और आज की हमारी स्टोरी के हीरो रमेश चौहान जी, वो हेड करते थे पार्ले बिस्लरी सेगमेंट को अपनी डॉटर्स के साथ। सो इस तरह से पार्ले जो ब्रांड थी वो 3 हिस्सों में बटी हुई थी, लेकिन काफी सारे इंटरनल मनमुटाव के वजह से काफी सारे बिजनेसेस के डिवीजन हो गए और ये 3 एक डिफरेंट एंटिटी की तरह ऑपरेट करने लगी स्लोली एंड ग्रेजुअली। सो वहीं से स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें से हम सबसे ज्यादा गौर देंगे रमेश चौहान जी की स्टोरी को, बिस्लरी वाली स्टोरी को। सो यहाँ पे इंडिया की पूरी बेवरेज इंडस्ट्री को अच्छे से टेक ओवर कर रहा था कोका कोला अपने प्रोडक्ट कोका कोला के साथ, लेकिन वहां पे पार्ले भी कम नहीं था। पार्ले ने भी अपना पार्ले कोला लॉन्च कर दिया था जहाँ पे वो कम्पीट कर रहा था कोका कोला से। लेकिन ऑफकोर्स कोका कोला एक बिग जायंट है तो उन्होंने काफी सारे फाइल्स किए, केसेस किए अगेंस्ट पार्ले कि ये नेम और कॉपीराइट हमारा है जिसे वो यूज कर रहे हैं और मार्केट में फैला रहे हैं। तो काफी जगह पे केस हार भी गई कंपनी। तो फिर पार्ले ने एक मास्टर मूव खेला कि हम बेवरेज इंडस्ट्री में तो रहते हैं बट इट्स ओके, हम सेम सेगमेंट में नहीं रहेंगे, यानी कि हम सेम टेस्ट में नहीं रहेंगे। तो उन्होंने गोल्ड स्पॉट लॉन्च कर दिया। गोल्ड स्पॉट एक डिफरेंट कैटेगरी था, वो बेवरेज ही था, ठंडा ही था, लेकिन वो कोला वाली कैटेगरी में नहीं आता था, वो एक फ्रूटी जूसी ड्रिंक में आता था। सो वो ज्यादातर अपने टेस्ट की वजह से, फ्रूटी टेस्ट की वजह से बच्चों में ज्यादा फेमस हो गया था, वुमेन्स में ज्यादा फेमस हो गया था। उसके बाद उन्होंने दूसरा मास्टर स्ट्रोक खेला, वो था लिम्का। लिम्का आप सबको पता है, आज हम भी पीते हैं। लिम्का बेसिकली लींबू का एक हिंदी नाम है जिसकी वजह से उन्होंने शॉर्ट करके एक इंग्लिश नाम बना दिया लिम्का। सो लिम्का टारगेट किया जाता था मोस्टली विमेंस को और उसमें एनर्जी, यानी उसको पीने से ज्यादा आपको ग्लूकोज मिलेगा या एनर्जी लेवल्स आपके बढ़ेंगे क्योंकि वो नींबू में से बनता है। ये फॉर्मूला से उन्होंने रमेश चौहान जी ने पूरा मार्केट में लाइक इट वाज रिवॉल्यूशनरी, उन्होंने काफी मूवमेंट करवा दिया। इनफैक्ट वही एक प्रोडक्ट लॉन्च था जिसके बाद कोका कोला को सही में टेंशन होने लगा कि बेवरेज इंडस्ट्री में एक लोकल प्लेयर डोमिनेट करने वाला है। सो उस टाइम पे देखने जाए तो सिर्फ 2 ही कंपनीज थी जो इंडियन बेवरेज मार्केट को रूल कर रही थी। एक थी कोका कोला जो इंटरनेशनल कंपनी थी, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी थी, पूरे दुनिया में थी, और एक थी हमारी अपनी पार्ले। और फिर आया 1973 जब इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया फेरा।
फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसका मतलब था कि फॉरेन की सारी भी कंपनीज यहाँ जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है, जिसमें अपना 40% जितना इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट इंडिया में शेयर करना, वहीं पे आया टर्न अराउंड कोका कोला का। उन्होंने सोचा कि हमारे पास दो ऑप्शन है, आइदर हम टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करें इंडियन गवर्नमेंट की, या फिर हम यहाँ से एग्जिट ले और यहाँ पे काम ही ना करें। तो उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, उन्होंने अपने इंडियन ऑपरेशंस बंद कर दिए और वो वापस लौट चले। गवर्नमेंट को एक अच्छा मौका दिखा कि अगर कोका कोला निकल ही चुका है तो हम क्यों सिर्फ और सिर्फ पार्ले को इस पूरे इंडस्ट्री को डोमिनेट करने का मौका दे। तो गवर्नमेंट ने खुद ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसे कहते थे 77। लेकिन 77 नहीं चला, 77 को एक्सेप्टेंस मिला ही नहीं इंडियन मार्केट में। लेकिन प्योर ड्रिंक्स के सीईओ जिन्होंने 77 को लॉन्च किया था, अब वो एक अच्छा प्रोडक्ट लाने वाले थे जिसका नाम था और जिसको आज आप सब लोग वापस से सुन रहे हैं, कैंपा कोला। यस, ये वही है जिसको अभी वापस से रिलायंस इंट्रोड्यूस करने वाला है और इंडिया ने काफी अच्छे तरीके से कैंपा कोला को उस टाइम पे एक्सेप्ट किया। इनफैक्ट उन्होंने ये भी मेक श्योर किया कि जैसे कोका कोला की लोग ऑलरेडी फैन थी, तो उन्होंने फॉन्ट, कलर्स, पैटर्न, सारी स्ट्रेटेजी सेम रखी जो कोका कोला की थी यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के लिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें हमारे हीरो को नहीं भूलना है। पार्ले कहाँ है यहाँ पे? पार्ले अभी काफी ऑब्जर्वेटरी मोड में था उस टाइम पे जब ये सारी चीजें हो रही थी एक दूसरी कंपनी के थ्रू। उन्होंने अभी सिर्फ ऑब्जर्वेशन रखा क्योंकि वो एंटर नहीं होना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कोला ब्रांड में, कोला वॉर में एंटर हुए थे प्रीवियसली, लेकिन उन्होंने काफी गंदा परफॉर्म किया था ग्लूको कोला नाम के एक ब्रांड से। एज आई सेड प्रीवियसली के ऑलरेडी कोका कोला ने इस प्रोडक्ट के लिए उन पे केस भी किया हुआ। सो वो अभी बेवरेज इंडस्ट्री में थे, लेकिन सिर्फ लिम्का और गोल्ड स्पोर्ट से वो अपने बेवरेज इंडस्ट्री के दूसरे वाले सेगमेंट से, नॉन कोला सेगमेंट से कमा रहे थे। लेकिन फिर पार्ले कब तक ये चीजें देखता रहता? उन्हें क्लियरली दिख रहा था कि कोला वॉर में उन्हें एंटर होना ही है, ये स्पेस काफी डोमिनेट हो ही जा रही है दूसरी ब्रांड से, तो फिर क्यों हम ना इसमें एंटर हो। उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज का यूज किया, उन्हें इंडियंस का टेस्ट पता था, उन्हें ये भी पता था कि अपने बॉटलिंग प्लांट्स को कैसे यूज करना है अगर सप्लाई इंक्रीज होता है। उन्होंने फिर इंडियंस के टेस्ट को समझा और फिर लॉन्च किया अपना द रिवॉल्यूशनरी, जहां पे इंडियन प्रोडक्ट्स यानी हमारे स्पाइसेस ज्यादा फिजियर बनाया उस प्रोडक्ट को, और उन्होंने लॉन्च किया थम्स अप को। यस, पार्ले ने लॉन्च किया थम्स अप को। काफी दिनों के लिए तो थम्स अप की पूरी टीम काफी कंफ्यूज थी, क्योंकि आज तक किसी ने भी इतना स्ट्रॉन्ग, इतना फिजियर और इतना यूनिक ड्रिंक अपने ही टेस्ट में कोई लॉन्च नहीं कर पाया था, क्योंकि ये एक अपने आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी। लेकिन धीरे धीरे देखते गए और सारी चीजें सही पड़ती गई, सारे पासे पार्ले के सही पड़ते गए, और ना ही सिर्फ वो इंडिया का ड्रिंक था, लेकिन इंडियंस के टेस्ट के हिसाब से बना हुआ ड्रिंक था। पंजाब, हरियाणा जैसे सिटीज में ये काफी ज्यादा चलने लगा, क्योंकि ज्यादातर इन सिटीज में अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा था और अल्कोहल के साथ ज्यादातर एक मीठी ड्रिंक नहीं जाती थी जो लोगों का ज्यादातर कहना था, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रिंक बनी, ये सबसे फिजियर ड्रिंक बनी, इसीलिए इसका एक्सेप्टेंस भी काफी ज्यादा हो गया, तेजी से एक्सेप्ट होना शुरू हो गई। इसके साथ साथ ही थम्स अप के बाद पार्ले ने अपना एक नया ब्रांड भी लॉन्च कर दिया जिसे कहते हैं हम आज माजा, हम आज भी उसे कंज्यूम करते हैं। उन्होंने फिर सिट्रा भी लॉन्च किया, और ये साल था 1990-91 का, जहां पे मनमोहन सिंह जी ने एलपीजी लॉन्च कर दिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की थियरीज, जहां पे वापस से सारी कंपनीज को, फॉरेन इंटरनेशनल कंपनीज को खुले हाथ से बुलाया जा रहा था, और उनकी पॉलिसीज काफी लिबरल कर दी गई थी कि अब कोई भी रेस्ट्रिक्शंस या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होंगे, आप अपने तरीके से आके बिजनेस कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे एंट्री हुई पेप्सी की। पेप्सी अपने साथ साथ लाया मिरिंडा को और 7 अप को भी कम्पीट करने के लिए डायरेक्टली पार्ले। लेकिन अभी भी थम्स अप काफी स्ट्रॉन्ग जा रहा था, थम्स अप ने कभी भी अपना स्टैंड नहीं छोड़ा, क्योंकि वो एक अलग ही केटर सेगमेंट को कर रहा था। साथ साथ में लिबरलाइजेशन की वजह से कोका कोला भी वापस इंडिया में आ चुकी थी। उस वक्त कंपटीशन में सिर्फ 3 ही ब्रांड्स थी, पार्ले वर्सेस कोका कोला वर्सेस पेप्सी। उसमें से पेप्सी और कोका कोला एक इंटरनेशनल ब्रांड थी जिसमें पैसा भी ज्यादा था, पावर भी ज्यादा। पार्ले बीइंग एन इंडियन प्लेयर, उनके सामने वो काफी स्मॉल थी इन कंपेयर टू कैपिटल। इस वॉर में वो नहीं चाहते थे कि डे बाय डे वो धीरे धीरे खत्म हो, क्योंकि कॉन्स्टेंटली पेप्सी और कोका कोला का कार्टेलाइजेशन हुआ जा रहा था, जहां पे उनका एक ही टारगेट था कि दे कैन कम्पीट लेटर, लेकिन सबसे पहले इस लोकल दुश्मन को हराया जाए। तो वहां पे रमेश चौहान जी ने एक अमेजिंग मूव खेला। वहां पे उन्होंने अच्छी तरीके से, रादर देन लूजिंग आउट बैडली, उन्होंने अच्छी तरीके से एक ऐसी स्ट्रेटेजी खेली कि जहां से उनकी ब्रांड भी बच जाए, वो अपना बिजनेस भी आगे कंटिन्यू कर पाए और साथ साथ में एक ब्रांड को ऊपर भी ले जा पाए। तो उन्होंने पूरी की पूरी अपनी पूरा पोर्टफोलियो रेडीमेड कोका कोला को बेच दिया, और इसीलिए आज हम थम्स अप, मिरिंडा, माजा जैसी चीजें खरीदते हैं कोका कोला से, ना कि पार्ले से। सो अगर ये स्टोरी में से हम समझे तो ज्यादातर रमेश चौहान जी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक बिजनेस पर्सन रहे हैं। सो जब भी कोई एक ब्रांड बिल्ड करता है एज एन एंटरप्रेन्योर, उसको उससे काफी लगाव हो जाता है, एंड दैट्स गुड, दैट्स ऑब्वियस। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें कब तक उसके साथ चलना है और कब तक उस ब्रांड को हमें किसी और को दे देना है, ताकि वो फॉर अ लाइफ लॉन्ग बची रहे। क्योंकि अगर उस मोमेंट पे उन्होंने अपनी अपनी ब्रांड समझ के ही इसे कंटिन्यू किया होता तो शायद आज वो ब्रांड एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती। लेकिन उन्होंने काफी स्मार्ट मूव खेला
उस मूवमेंट पे शायद आसपास के लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि कैसे कोई इतनी बड़ी ब्रांड बिल्ड करके इस तरह से जाने दे सकता है, बट दैट वाज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव। और यही हम चीज सीख सकते हैं रमेश चौहान जी से। आई होप आपको ये केस स्टडी पसंद आई होगी, आपको ये यूनिक कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। और अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही है तो आपको कुछ भी नहीं रोकना चाहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से। ये मुझे काफी हेल्प करेगा। हम एक छोटी चैनल है जो ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे काफी पर्सनली मोटिवेटेड फील होगा ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा ऐसे वीडियोस आप तक ला पाऊं। और अगर आपको कोई भी चीज पसंद नहीं आ रही है तो 100% आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। डिसलाइक बटन पूरा दिया हुआ है तो आप डिसलाइक बटन भी लगा सकते हैं। और मैं इंस्टाग्राम पे रील्स भी क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे शॉर्ट्स भी क्रिएट करता हूँ, तो उससे जाके भी आप एक्सप्लोर कीजिए। पसंद आता है तो फॉलो कीजिए। मैं हूँ आशीष सैनी, ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। अगली बार मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।